हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो है चैप्टर 8 करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियारों बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में जो है अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन जो है बढ़ गया है। ये देखिए यहाँ पर चित्र में ये कुछ दिखाए गए हैं लोहे के औजार। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई का भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाई देगा। खाली स्थान भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजनाएं बनाई और धन खर्च किया। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाओं को उणवार तथा भूमिहीन मजदूर दास कैडेसियार और अधिमई कहलाते थे। तो बड़े भूस्वामी क्या कहलाते थे? वेलल्ला। और साधारण हलवाओं को उणवार और मजदूर दास को कैडेसियार और अदमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो ग्राम भोजक जो है गांव का प्रधान व्यक्ति कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद में कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास क्रमकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई में कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती हैं? कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानी है जो आम लोगों में प्रचलित थी। बुद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटा, टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली से साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई करता। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरा ढेर खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वालों
500 लोगों को जो है पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, अब बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं हम। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़ों का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने घास काटने वाले के पास जाकर कहा, कृपा तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्कों में खरीद ली। तो इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसाय की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर गांव या फिर शहर गांव दोनों में रहते थे। वे जो है शहर में रहते थे। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। देखिए, ये देखिए, और इसके नीचे जो है सांची की मूर्तिकला है। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इस दीवार को देखो, ये वाली दीवार, ये केवल ईंटों की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर की। सॉरी, ये चित्र से नीचे है। इसे ये वाली जो है दीवार है लकड़ी या पत्थर से, क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। अन्य अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर प्रकोटों से घिरे होते थे। अनेक शहरों में वलयाकूप मिलते हैं। ये वलयाकूप गुसलखाने, पानी, नाली या कूड़ादान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय वे नलकूप लोगों के वलयाकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों में अवशेष बहुत कम मिले। संभवतः लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटें या छप्पर से बने के कारण ज़्यादा समय तक न टिक पाए। भविष्य में पुरातत्व इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों और यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी युवक का है जिन ये देखिए, बैरिगाजा, भरूच का यूनानी नाम। बैरिगाजा की कहानी। बैरिगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बेहद मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ले जा सकते थे। बैरिगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय में जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। अब हम पहले आपको आहत सिक्कों के बारे में बताएंगे। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप में लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। अब हम फ्रेंड्स इन सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। इनके चित्र जो है ये नीचे दिए गए हैं। किस तरह सिक्के के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। देखिए, ये वाले सिक्के जो हैं ये आहत सिक्के हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में जाने वालों के लिए भोजन जुटाते थे।
मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में अगले अध्याय पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रशस्त्र खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख जो स्त्री और पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहरों में राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनकर वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। शिल्प और शिल्पकार। पुरास्थलों के शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। उत्तरी काले चमके पात्र ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों के भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिनके परिमाण स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती जो इन बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इनके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र में अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया। इसमें वर्णन किया गया किसी एक प्रकार के विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है वे अपने दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं या फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखानों तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल की अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडू। अरिकामेडू रोम के बारे में जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पत्थर के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे सही नहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल्य वो पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अभिलेख। मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। इसके जो है ये कुछ खाली जगह हम कर लेते हैं। तमिल के बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? वह लल्ला। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय किसके द्वारा खेती की जाती थी? दास और मजदूरों के द्वारा। तमिल के हलवाओं को क्या कहते थे? उणवार। अधिकांश गृहपति स्वामी होते थे, छोटे कृषक। उपमहाद्वीपों में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडू का पतन करीब 2200 से
तथा 1900 साल पहले। वलयकूप का उपयोग किसके लिए होता था? जल निकासी के लिए। आहत सिक्के किसके होते थे? सोने के। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे सोना और चांदी जो है दोनों दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ सोना अलग और चांदी अलग है, तो इसे हम सोने के मानकर ही चलेंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। धन्यवाद फ्रेंड्स।